हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ। क्या होता है, जैसे हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में धारा में मापने का काम कौन करता था? एमीटर। करंट जो मेजर करे उसे एमीटर कहते हैं, है ना। सिंबल होता है ए। अगर इस सिंबल गोला गोला बना हो, सिंबल ए लिखा हो, तो क्या मेजर करेगा वो? एमीटर। जिसको रेजिस्टेंस के लगाते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, ये आर है, तो इसमें मीटर कैसे लगाएंगे? सीरीज में या पैरेलल में? श्रेणी या समांतर? श्रेणी में लगाएंगे। यहां लगाया है मीटर, तो जो भी करंट इसमें से जाएगी क्या वही करंट ये पाएगा? तब बताएगा। अगर तुम इसको पैरेलल में लगा दोगे तो करंट बट नहीं जाएगी, तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं है। और अगर मान लो ये आपके पास है, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। तो क्या वोल्ट मीटर को भी सीरीज में लगा दिया तो क्या मेजर करेगा ठीक ठाक कि नहीं मेजर करेगा? क्या ये गलत हो गया? गलत क्यों? क्योंकि क्या सीरीज में जोड़ते ही कौन चीज बट जाता है? क्या पोटेंशियल ही बट जाता है? इसका अलग और इसका तो गलत हो गया भाई। और तुम तो इसका मेजर करने के लिए लगाए थे, इसलिए आप यहां लगाइए। सब कुछ सीरीज में नहीं जोड़ा जाएगा, तो V जोड़ा जाएगा पैरेलल में और A जोड़ा जाता है सीरीज में। A क्या मेजर करता है? करंट। V क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। विभव नहीं मेजर करता, विभवांतर मेजर करता है भाई। एक सिरे से दूसरे सिरे में जोड़ा जाता है। ऐसा थोड़ी केवल एक तार लगाए और बता दिया उसने, दूसरा भी तो लगाओगे। तो ये क्या मापता है? प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और ये क्या मेजर करता है? करंट। तो वही काम, कुछ ऐसा काम ये भी करती है, जो कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। तो फिलहाल इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां आपको इतना समझ में ना आता, वर्किंग और सब एक साथ पढ़ लेते हैं। इसमें होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एक ऐसे बढ़िया हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट होते हैं। अब हॉर्स शू मतलब घोड़े की जो पैर में नाल लगाई जाती है, तो नाल चुंबक यू शेप थोड़ा सा मान लो, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट्स होते हैं। क्या वैसे ही दिख रहा है कि कुछ ऐसा है ना, थोड़ा सा ज्यादा कॉनकेव जैसा दिख रहा होगा, है कि नहीं है? ये हो गया, इसको कंसीडर कर लेते हैं नॉर्थ पोल। और दूसरा हम ऐसा क्या लगा लेते हैं अपने पास, ऐसा ही बिल्कुल एकदम साउथ पोल, ठीक है। वैसे तो ऐसे डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको बहुत अंदर चलने वाली की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। इसके अंदर हम लोग रखते हैं अपना क्वाइल, कुंडली, नाम क्या रखा है? क्वाइल, ठीक है। ये ऐसे रहता है। अभी इसको लेकर के थोड़ा सा जनरल सेटअप में मैं आपको दिखाता हूं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। क्या फील्ड सारी ऐसे ऐसे है कि नहीं है? इसी में हमने क्या कर दिया, एक ड्रम बेलन ले लेते हैं, सिलेंडर, आयरन की कोर वगैरह रहती है, ठीक है, जिसको सस्पेंड कर देते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है। ये अंदर का ही सेटअप है पूरा, ठीक है। ये कोई आधार है, उस आधार से हमने क्या बांध के लटका दी है, एक कुंडली, और ये कोई तार है, ठीक है। ये क्या चीज है? कोई तार, स्प्रिंग जैसा समझ लो कि ये कोई स्प्रिंग है। और सोचो अगर मैं इसको इधर घुमाऊं तो स्प्रिंग को पसंद आएगा? नहीं। क्या स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क जमा करती है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण बनाती है कि नहीं है? झूले पे बैठो रस्सी पर, और झूले को ऐसे अपने किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ, तो क्या रस्सी में अपने आप ऐंठन बनने चलती है? टॉर्सनल वायर जैसा कुछ है ना, उसमें ऐंठन बनती है। और क्या जैसे पैर हटा दो तो क्या वो जो ऐंठन जो जमा हुई है, क्या वो वापस घुमा देती है कि नहीं है? तो अगर ऐसा भी कुछ इसमें होगा, तो उसी सिद्धांत को यहां लेकर के काम करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जिस तार को जो करंट मेजर करनी होती है, इसका ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे, ये तार, ये क्या लपेटी जा रही है इसके ऊपर? तार, जो कि तार ऐसे लपेटी गई होती है, और ये, ठीक है। ये इसके दोनों पॉइंट्स हो गए। यही दोनों पॉइंट्स आप जहां भी करंट मेजर करना होगा वहां लगाओगे और पता कर लोगे कि करंट कितनी आ रही है कि नहीं है। तो इसके डिफ्लेक्शन वगैरह से यहाँ स्केल वगैरह बनी होती है। बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर मत देना कि ये क्या है कैसे है, बट इतना जानो ये वायर कैसी है, तार कैसी है, स्प्रिंग जैसा, कैसा जैसा है? स्प्रिंग मान लो। और स्प्रिंग से इसे बोला जाए टॉर्सनल वायर, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि मुड़ने वाली तार, कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? मुड़ने वाली तार, जो थोड़ा सा मुड़ सके, ठीक है। और ये क्या है भाई? ये आपका, ये जो चुंबक है ना, परमानेंट मैग्नेट्स। कैसे मैग्नेट्स हैं? परमानेंट, अस्थाई चुंबक है। कैसा चुंबक है ये? अस्थाई, परमानेंट। अरे ये थोड़ी बदलोगे बार बार, तो ये आपका अस्थाई चुंबक हो गया। ये क्या है? जो ड्रम है, कोई कोर है ना, नर्म लोहे वगैरह की बनाते हैं। नर्म लोहे की कोर वगैरह क्यों रखा जाता है? और बेलनाकार भी रखी गई है। कोर कैसी है आपकी? क्या याद करो, बेलनाकार कोर कहीं और लिया था? परिनालिका जैसा कुछ पढ़े थे? परिनालिका में भी कोर क्या बेलनाकार ही लिया जाता था, है कि नहीं है? तो बेलनाकार लेने का बहुत अच्छा काम होता है। अभी आगे फंक्शन दिखाएंगे कि क्यों बेलनाकार लिया जाना चाहिए। और इसमें मान लो कोई जो भी करंट मेजर करनी है, मैंने जोड़ा और वो करंट ऐसे चल पड़ी, है कि नहीं है? करंट ऐसे चल पड़ी। अब करंट ऐसे चल पड़ी तो क्या करंट चली तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आया? क्या चीज आया? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है?
चुंबकीय आघूर्ण बाहर जा रहा है अंदर, क्या चुंबकीय आघूर्ण बाहर है और क्या फील्ड ऐसे है, तो क्या एम ऐसे और क्या बी ऐसे, एम और बी में एंगल टाउ मिनिमम टाउ मैक्सिमम, क्या टाउ मैक्सिमम साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो क्या टाउ मैक्सिमम लगेगा और मैक्सिमम लगेगा तो क्या ये ऐसे रहेगा, घूम जाएगा किसकी दिशा में, बी की दिशा में, बी के अपोजिट, क्या बी, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहेगी, उसको बी की दिशा में लाने की कोशिश करेगी ना, एम क्रॉस बी और कैसे लगता है, हाँ एम क्रॉस बी कैसे लगाएगा, घुमाएगा इधर को, लगाएगा नहीं लगाएगा फालतू, तो ये एम ऐसे और बी ऐसे, तो क्या इधर को घुमाएगा, इधर को तो घुमाएगा, तो ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, तो किसे पसंद नहीं आया, वो स्प्रिंग को, वो तार को पसंद, तो ये घुमा, इसके क्यों ये घुमा क्यों, क्योंकि इसमें करंट चला, करंट चला तो क्या टॉर्क लगा है कि नहीं है, क्या करंट बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, क्या इसका घूमना क्या और ज्यादा होगा और कम होगा, बहुत थोड़ा सा करंट, तो क्या इतना घुमा, और करंट और बढ़ाए तो क्या और घुमा, तो घूमना किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या करंट पर, ये बात याद रखना, घूमना किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना ट्विस्ट आएगा वो डिपेंड कर रहा है करंट पे। अब हमने इसको घुमाया और ऐसे घुमा, करंट चला दिया और ये घुमा 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 यहां रुक गया, यहां रुक गया, तो कब तक रुका होगा सोचो, क्या उसके मैक्सिमम जितना वो जमा कर सकता था, जितना इसने घुमा होगा, क्या उतना उसमें जमा हुआ होगा, रिस्टोरिंग टार्क है कि नहीं है, तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वो ऊपर वाला भी रिस्टोरिंग टार्क जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा, यहां रुक गया, तो यहां जब रुकेगा तो क्या ऊपर जितना जमा हुआ और जितना इस पर लगा, क्या दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, ये किसका टॉर्क है, ये वाला, क्या ये तुम्हारे उसका कुंडली का टॉर्क है, जो कुंडली पर, जो तुम्हारी कॉइल पे लग रहा है, और जो ऊपर, भाई आप अच्छा झूला झूले हो तो घूमते हो गोल गोल, तो लगातार ऐसे घूमते ही रहते हो या कभी रुक भी जाते हो, वो एक बार ऐसे घुमा के ऐसे ऐठन मार दो, उसमें ट्विस्ट लगा दो, तो वो ट्विस्ट रुक भी तो जाता है, कैसा लगातार घूमता रहता है, रुक जाता है ना, रुक कब जाता है, जब जितना मैंने टॉर्क लगाया उतना ही उसने जमा कर लिया और उतना रोक दिया, तभी तो टाउ उसका टाउ मेरा क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसीलिए उस टाइम पर हम रुक गए, उसके बाद उल्टा, क्योंकि वो जमा कर रखा है, उसके बाद घुमाना शुरू करेगा, क्या ऐसा इसमें भी होगा, ये ऐसे था, ऐसे घूम के यहां तक पहुंचा, वो रोक ले गया, स्प्रिंग रोक ले गए, बस अब आगे नहीं घूमने देंगे, तुम्हारा टॉर्क मैंने बैलेंस कर दिया, समझ रहे हो इस बात को, पहले टॉर्क बैलेंस नहीं कर पाई, आराम से बहुत मजे में है, लेकिन जैसे करंट चला क्या टॉर्क इनबैलेंस हुआ, लेकिन ऊपर पसंद नहीं आ रहा, उसने रोक दिया यहाँ पे, बस आगे नहीं रुक जा, रुक गई, क्या समझ में आया, ये यहाँ पर वो इंडिकेटर वगैरह जो कांटा वगैरह होता नहीं है, वो सब लगा होता है, उसके बेसिस पर ये मेजर किया जा सकता है, आप ये समझो कांटा वगैरह ऐसे होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है और ऐसे मेजर किया जाता है, समझ में आया गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और ऐसे काम करने के साथ साथ इसमें होता क्या है कि आपका ध्यान से देखो, क्या अभी मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आ रहा है, बाहर, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, अरे ऐसे ही तो है, ऊपर से देखोगे तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है, तो ऐसे ही तो उसको घुमाओ, ऊपर को देखो तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये कौन है, ये क्या चुंबकीय क्षेत्र है, एम और बी में एंगल अभी 90, एम और बी में एंगल 90 डिग्री, तो घूमेगा, क्योंकि करंट भी चल रही है, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमा, और घूमने के बाद मान लो कुछ ऐसे हो गया, इधर घूमेगा ना, ये क्या एम अब ये हो गया है कि नहीं, कितना घूमा, थीटा, इनिशियल से कितना घूम गया, थीटा, तो ये कितना होगा, क्या 90 माइनस थीटा, ये तब बता पाए, ये कब बता पाए, ये तब बता पाए जब हमारा एम और बी में शुरू में एंगल कितना था, 90 डिग्री, चलो इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा लिख देते हैं, ऑल्दो ये 90 माइनस थीटा है, बट मैं ऐसा बता रहा हूं ताकि मैं उसका यूज ले पाऊं आगे, अभी वो उसका यूज क्यों लेंगे वो आगे जानेंगे, तो यहां पर जो टॉर्क लगा, ये अपना टॉर्क कितना लगाया होगा, बताओ किसी कॉइल पर टॉर्क कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, फार्मूला पढ़े थे ना, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, है कि नहीं है, यहां पर अब एम और बी में एंगल कितना है, थीटा या अल्फा, एम और बी में एंगल, क्योंकि घूम के यहां लगभग सेट हो चुका है, तो एम और बी में अब एंगल कितना है, अल्फा, तो आपके जो टॉर्क लगा, टॉर्क ऑन क्वाइल, टॉर्क ऑन, टॉर्क क्वाइल का कितना है बताओ, एम बी, क्या एम बी साइन अल्फा कैन बी आल्सो रिटन एज दैट एन आई, समझ नहीं पा रहे, एन आई ए, क्या यही पूरा एम है, ए बी, क्या साइन अल्फा है कि नहीं है, एन ए बी साइन अल्फा, ये हो गया कॉइल पे लगने वाला, स्प्रिंग वाला बोलो, वायर वाला, वायर में जो रीस्टोरिंग जमा हुआ है, जो इसको रोकने का काम कर रहा है, बैलेंस करने का काम कर रहा है, उसका फार्मूला पढ़ा है, क्लास 11 में बताया जाता है ना, जैसा कि ये कोई तार है और इस तार में यहाँ कुछ घुमाने वाला बना है, अगर आप इसको ऐंठते हैं तो इसके अंदर जो टॉर्क आता है वो टॉर्क आता है के फाई,
या फिर टाउ इक्वल टू आता है सी थीटा, जैसे लिखना चाहो तो टॉर्क इक्वल टू लिखो आप स्मॉल के इंटू फाई, या फिर क्या लिखो उसको सी इंटू थीटा, जैसे आपको पसंद आए आप याद कर सकते हैं। ये टॉर्क क्या होता है, अच्छा ये रीस्टोरिंग जो आपने लगाया कुछ और, जो इसने लगाया माइनस करके लिखा जाता है। माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमने तो भाई पॉजिटिव लगाया होगा, जो उसने लगाया उसे क्या लिखा जाता है नेगेटिव। बट यहाँ केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग। करंट कैसा होता है, स्केलर वेक्टर, सदिश अदिश, सदिश अदिश, अदिश 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 ही कंसिडर कर लेते हैं ना, तो बस हो गया। तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है, के फाई सी थीटा, के फाई या सी थीटा, जहां पर के क्या है, के क्या है, टोर्सनल कांस्टेंट, ऐंठन नियतांक, क्या नाम है इसका, ऐंठन नियतांक, कितना ऐंठा जा रहा है, या फिर इसे कहा जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, नाम इसका क्या होगा, ऐंठन नियतांक, जिसे आप कहेंगे ऐंठन नियतांक, इंग्लिश में आप इसको याद रख सकते हैं टोर्सनल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, टोर्सनल। ये वायर कैसा है, लिख रखा है देखो, कैसी वायर का नाम रखा है, टोर्सनल वायर, जो इसमें थोड़ा सा ऐंठन आ सके। कई वायर ऐसी होगी जिसमें ऐंठन ही नहीं ला पाओगे, लोहे की एक सीख दे दी जाए मोटी से, उसको ऐंठ नहीं पाओगे, ऐंठ पाओगे नहीं, ऐंठ सकते ना, तो वो उसमें उसका ऐंठन बहुत कम है, खत्म ही है, टोर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। या फिर इसे कहा जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ध्यान से देखो, समझो, टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या लिखा गया है, के फाई, क्या लिखा गया है ना। सोचो अगर मैं फाई इक्वल टू 1 कर दूं, फाई क्या है, कितना कोण घूमे, कितना कोण मुड़े, झूले पर बैठे हो केवल 90 डिग्री घूमे तो फाई की वैल्यू 90, फाई की वैल्यू 90, केवल आपने इतना घूमा तो उसे 90 बोल दिया। तो यही है आपका, आप कितना घूमते हो। तो इसे अगर मैं इसको एक कर दूं, यूनिट कर दूं, तो क्या टाउ इक्वल टू के हो जाएगा। तो कहा के को कहा क्या जाता है, चाहो तो कह दो ऐंठन नियतांक, क्या कहते हो ऐंठन। सोचो जितना ज्यादा मैं थीटा बढ़ाना चाहूंगा, क्या टाउ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टाउ, जितना ज्यादा मैं थीटा बढ़ाऊंगा टाउ इसके अंदर, भाई मैंने इसको कुछ बढ़ाया नहीं तो टाउ इसमें आया नहीं, बट मैं जैसे बढ़ा रहा हूं क्या टाउ थीटा बढ़ाने के साथ साथ क्या टाउ बढ़ेगा। मैंने थीटा 1 कर दिया, फाई 1 कर दिया, तो क्या टाउ इक्वल टू के आया, के कब, के टाउ के इक्वल कब आया, क्या ये है रीस्टोरिंग टॉर्क फॉर क्या 1 डिग्री डेविएशन, क्या केवल 1 डिग्री मुड़ने के लिए जो टाउ होता है उसी का नाम क्या रख दिया मैंने, के। फार्मूला तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग वाला याद आया होगा। अब उससे तुम्हें रिलेट कर लो, बिल्कुल उसी से रिलेट कर लो। और माइनस किस लिए, क्योंकि क्या फोर्स स्प्रिंग का क्या अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के होता है, बिल्कुल वैसा ही फार्मूला आपके सामने। क्या के फोर्स कांस्टेंट कहा जाता था, बल नियतांक, याद आया होगा, बिल्कुल सेम कॉपी है कि नहीं है ये, बस ये लीनियर में है, ये एंगुलर में हो गया। तो ये फार्मूला समझ में आया, टाउ इक्वल टू, बताओ इसकी ताकत जो इसके अंदर जमा हुई, रिस्टोर हुई, उसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा। क्या पसंद किया, पहला दूसरा, पहला पसंद क्या दूसरा, पहला, अच्छा पहला वाला तुम्हें अच्छा लगा, क्या के फाई, क्या चीज। अगर वो क्वाइल घूमी, करंट चला और क्वाइल घूमी, तो क्या एक टाइम बाद रुक भी गई कि घूमती रही, एक टाइम बाद वो रुक गई। और एक टाइम के बाद जब रुक गई तो क्या आपने लिखा कि सर टाउ जो क्वाइल पर लग रहा है और जो टाउ वायर ने जमा किया है रीस्टोरिंग वाला, क्या दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखा गया, के फाई इज इक्वल टू, स्मॉल के है याद रखना है ना, एन आई ए बी साइन अल्फा। यहां से आप मेजर करना चाहो करंट वगैरह तो मेजर कर सकते हो। बोलो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अपॉन एन ए बी साइन अल्फा, और साथ में क्या होगा इंटू फाई, इंटू क्या होगा साथ में। अच्छा ध्यान से देखो, फाई मैंने इधर लिखा, ये जो अल्फा है के फाई, क्या चीज, ये जो अल्फा है हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, सोच के बताना। अल्फा 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 सोचो, अगर एंगल कम होगा, अगर अल्फा की वैल्यू, अगर वो कम घूमी, अगर वो, तो क्या अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, है कि नहीं। अगर वो ज्यादा घूमी तो अल्फा की वैल्यू, अगर अल्फा कम होगा तो क्या ये कम होगा, अगर अल्फा कम होगा तो ये, अगर ये कम होगा तो क्या ये वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाएगी, गलत हो गया। यानी ये साइन अल्फा हमारे काम का नहीं है। सोचो अगर मुझे अच्छी रीडिंग चाहिए तो साइन अल्फा की वैल्यू होनी क्या चाहिए, अगर मुझे अच्छी रीडिंग चाहिए परमानेंट, कि मुझे ये अल्फा से मुक्ति पाना है,
तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे मैं फ्री हो जाऊं? सोच के बताओ, तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर सकता है यहाँ पर। के फाई एन ए बी, क्या जैसे जैसे घूमेगा, खुद से देखो यहाँ पर, जितना ज्यादा वो घूमेगा क्या अल्फा उतना ही कम होगा? अल्फा उतना, तो ये लगातार अल्फा डिस्टर्ब करेगा तुमको, है कि नहीं? ये लगातार अल्फा डिस्टर्ब करने के लिए बैठा है। मेरा सवाल ये है कि साइन अल्फा कितना रख दें जिससे वजह से ये फ्री हो जाए अल्फा से। क्या साइन अल्फा अगर 0 रखो तो क्या खत्म ही हो गया सब करंट, इन्फिनिटी होगा? अगर साइन अल्फा 1 रख दे तो, अगर साइन अल्फा की वैल्यू क्या रख दिया जाए? 1, साइन अल्फा की वैल्यू क्या रख दिया जाए? 1। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, तो क्या ये वेरिएबल, ये जो हमारा फार्मूला बना है, क्या के फाई अपॉन एन ए बी क्या हमेशा ऐसे ही बना रह जाएगा? एन कांस्टेंट होगा, एन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, जो फेरा ले लिया तुमने एक बार। ए एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है। के, क्या वो के तो कांस्टेंट, नाम ही चिल्ला रहा है मैं कांस्टेंट हूं। और क्या फाई, तो क्या करंट डिपेंड्स ओनली ऑन फाई, कितने पर, कि कितना तुम घूमे, कितना तुम घूमे। तो यहाँ फाई फाई कर देता हूं भाई, है ना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो थीटा लिख रखा है, इसलिए तुमसे पूछा क्या लोगे, सी थीटा या के फाई, ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर। साइन अल्फा 1 तब होगा जब m और b में हमेशा एंगल कितना हो। साइन अल्फा इक्वल टू 1 ना, तो इसका मतलब यहां से अल्फा इक्वल टू कितना, 90। तो अल्फा हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दिक्कत आई कि अल्फा तो हमेशा 90 डिग्री हो नहीं सकता, इसलिए उस सेटअप से उठा करके इसको इस सेटअप में रखा जाता है, जो कि बहुत पहले मैंने बना दिया था। और ये है आपका हॉर्स शू मैग्नेट्स, नाल चुंबक। कैसे मैग्नेट्स हैं? हॉर्स शू मैग्नेट्स, नाल चुंबक के जैसे होते हैं ना। और इसमें क्या होता है फायदा उसका, देखते हैं। इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो भी देखना मत, तुम्हें दिखेगा कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, कट नहीं करेंगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से कुछ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे। अब सोचो ध्यान से, शुरू में लूप यहां रखा था तुमने, है कि नहीं है? शुरू में लूप यहां पर रखा है। अब अगर ध्यान से देखो इस स्थिति में, तो अभी m आपका ऊपर है, और क्या ये वाली b ऐसे जा रही है, जा रही नहीं जा रही है? तो m और b में एंगल शुरू में 90, उसके बाद क्या ये वैसे रहा है, घूमा घूमा। अगर मान लो ये घूमा, ऐसे घूमा, और ये ऐसे पहुंच गया घूम करके, जैसे कि वहां देखो कैसे घूम के पहुंच गया। क्या m अब ऐसे हो गया? अब m और b में एंगल, m और b में एंगल क्या ये दिख रहा है? क्या ये फील्ड ऐसे जा रही है? और क्या m ऐसे है लगातार? तो m ऐसे और b ऐसे, तो क्या लगातार m और b में एंगल 90 बना रह रहा है? लगातार m और b में एंगल कितना बन जाएगा? तो क्या ये फाई की बात नहीं कर रहा, क्या ये अल्फा खत्म हो गया? अल्फा खत्म कर पाए किस वजह से? कैसा चुंबकीय क्षेत्र? समांतर एक समान, समांतर एक समान, या समांतर से बात नहीं करा गया, क्या रेडियली, क्या त्रिज्यीय, वो क्या बेलन जैसा चुंबकीय क्षेत्र जैसा? तो ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र मैंने कंसीडर करा भाई? अच्छा कैसा है? क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाई जाए कि एक समान और समांतर लाई जाए? कैसी चुंबकीय क्षेत्र लाई जाए? क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाई जाए? तो यहां से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है नई तरीके के फील्ड का, जिसे बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कैसे लाने जाए? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र लाने का फायदा क्या होता है कि क्या जब जब कॉइल घूमेगी, क्या हमेशा m और b में एंगल कितना रहेगा? फायदा हो गया। और उस हिसाब से फार्मूला क्या है? I इक्वल टू के फाई अपॉन एन ए बी। नोट कर लो, खत्म मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बट मोरल, ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारा, क्या ये चल रही है कुंडली या घूम रही है? घूम कुंडली धारा मापी। क्या काम कर रहा है? धारा माप रहा है, धारा मापता है। ये अच्छे से समझना, ये धारा नहीं मापता है, ये धारा को डिटेक्ट करता है, धारा की सूचना देता है। धारा मापने का अगर इसे काम दे देंगे, फिलहाल मापेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी करंट नहीं मापेगा, बहुत कम मापेगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत और अगर मैं आपको बताऊं, जो आपको याद रखना पड़ सकता है, वो सबसे पहला क्या है कि इसकी जो गैल्वेनोमीटर बना, क्या गैल्वेनोमीटर में वायर है खुद की कि नहीं है? खुद की वायर है कि नहीं है? तो खुद की वायर हो गई तो खुद का रेजिस्टेंस होगा, खुद का रेजिस्टेंस। तो इसका जो रेजिस्टेंस का ऑर्डर है, सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं, नंबर 1, क्या ये करंट मेजर करता है? अगर कहो हाँ, तो हम भी मेजर करा दिए। करंट मापता है, मेजर करता है, हाँ, लेकिन करंट नहीं, वेरी स्मॉल करंट। कैसी स्मॉल करंट? बहुत ही छोटी करंट को मापता है। मतलब ऐसा समझो कि अगर ये माइक्रो और मिली एम्पियर की करंट को माप रहा है, तो तुम्हारे किसी काम ही की नहीं है। माइक्रो और मिली, माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर मेजर कर रहा है, तो ऐसे केस में ये तो ऐसा हो गया ना, हाँ ये डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर है कि करंट टेस्टर।
क्या काम है ये टेस्टर है, जो हाथ वाला हैंड वाला टेस्टर लेते नहीं है, करंट आ रही नहीं आ रही है, तो क्या वो ऐसा नहीं है ये करंट को क्या करेगा, बहुत जब वेरी स्मॉल से स्मॉल करंट को अगर डिटेक्ट कर रहा है, बता रहा है, तो ये इस वेरी स्मॉल करंट को मेजर करेगा, है ना, वेरी स्मॉल बहुत छोटी छोटी करंट को मेजर करेगा। आप इसे कह सकते हैं ये डिटेक्टर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज द करंट डिटेक्टर। क्या चीज, करंट डिटेक्टर, ये करंट की सूचना देता है। और कितनी करंट का, लगभग माइक्रो एम्पियर से, माइक्रो एम्पियर से बहुत अगर पास आ गया ना, तो ये बहुत अच्छी मेजर कर पाए तो मिली एम्पियर तक इसका ये ऑर्डर है। इसका अपना रेजिस्टेंस होता है, इसका अपना रेजिस्टेंस होता है, इसका अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत, जो भी होगा बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा अगर इसमें वायर लपेट देंगे तो सब इसके जिम में चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ कोर भी ले रखा है आपने आयरन की, लोहे की, है ना, लोहे की कोर भी ले रखा है, तो अगर बहुत ज्यादा तार लपेट दोगे तो लोड हो जाएगा, टूट जाएगी या घूमना ही नहीं चाहेगी, इसलिए उसको भी बहुत फ्रीली रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा तार ना रखा जाए। तो इसका तार क्या, फेरे क्या कम ही होंगे, और ये कोर भी क्या कम, बहुत छोटी ही होगी, है कि नहीं है। तो ये जो नर्म लोहे की कोर, सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, वो भी हल्की होनी चाहिए, और क्या तार के फेरे भी होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्या कुछ तो होने ही चाहिए ना, अरे कुछ तो होगी ही, इसलिए जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होता है कि ज्यादा होता है, खुद बताओ, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो आर जी क्या है, व्हाट इज आर जी, आर फॉर रेजिस्टेंस, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है वो लिखा जाता है, वैसे अप्रॉक्स बहुत कम होना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं तो लगभग 10 ओम से ज्यादा 100 ओम तक चले जाइए, वैसे इसके अंदर भी रहेंगे, हम 10 ओम के नीचे वाला ही पढ़ेंगे सब, ठीक है। ये इतनी बात आपको याद रखना है। और ये करंट को मापता नहीं है कि करंट को, जो भी बड़ी से बड़ी करंट, जैसे इस पंखे में जो करंट आ रही है, ला करके गैल्वेनोमीटर लाए और लाओ धड़ाक से मेजर करो, मर जाएगा। अरे क्या बहुत ज्यादा करंट नहीं आएगी, बहुत ज्यादा करंट, ये किस प्रिंसिपल पर बेस काम कर रहा है, क्या वो पूरा जो अभी पुराना वाला कल का कॉन्सेप्ट है या उसी पर काम कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली पर, धारावाही लूप पर क्या लगने वाला बल आघूर्ण पर काम कर रहा है, जो कि पूरा पहला फिगर एंड सेकंड फिगर एंड योर थर्ड फिगर। और थर्ड फिगर में क्या क्या लिख सकते हो कि हमें त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि चुंबकीय क्षेत्र और बी और चुंबकीय आघूर्ण के बीच में एंगल हमेशा कितना रहे, 90 डिग्री। और इसमें कुछ खास बात, के को सब लोग जानते हो ना, अब तो जान चुके होगे, टॉर्सनल वायर, ऐंठन तार, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हम नाल चुंबक, आई मीन हॉर्सशू मैग्नेट है कि नहीं है, उसका लेने का क्या मतलब है, उसका लेने का मतलब क्या है, वो कैसी फील्ड देता है, कैसा चुंबकीय क्षेत्र देता है, नाल चुंबक, क्या वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देता है, उसका फायदा क्या हुआ, क्या उसका फायदा ये हुआ कि क्या एम और बी में जिंदगी भर एंगल चाहे जितना घूम जाए, क्या हर बार एंगल कितना रहने वाला है, एम और बी में एंगल 90 रहने वाला है। तो क्या उसके वजह से साइन अल्फा वाला जो झंझट था वो खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया, है नहीं है। एम क्रॉस बी लगाओगे तो एम और बी के बीच एंगल देखोगे ना, कि एम और ऊपर के बीच में एंगल देखोगे, एम और बी के बीच में एंगल देखोगे, तो इसलिए ही हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एम और बी के बीच का जो एंगल है वो दूर करा जाए। क्या बात है, यहां पर थीटा क्या है, थीटा कितना डिग्री घूमे, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ना लिखा हो तो लिख देना, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्या पहला रीजन पता चल गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ डेविएशन, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, घुमाव कोण कितना घूमा, विक्षेप कोण, विक्षेप, कोणीय विक्षेप, ये सब नामों से आप थीटा को रख सकते हैं। और सब कुछ सोचो, अगर थीटा ज्यादा, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि अगर मेरा थीटा ये ज्यादा घूमी, क्या एंगल ज्यादा घूमा है, तो क्या आप ये कहेंगे कि अल्फा ज्यादा है कि आई ज्यादा है, आई ज्यादा है, क्योंकि अल्फा वाला तो इलाज तो कर दिया, इलाज हो गया। दूसरा, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, और वो भी बेलनाकार क्यों लिया, क्या बेलनाकार लेने का, क्या चपटा लेने का और बेलनाकार लेने में क्या डिफरेंस रेडियल का आ रहा है, क्या इसमें ये बेलनाकार सिलेंड्रिकल इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर सिलेंडर ही फिट होगा अच्छे से, इसके अंदर अच्छे से कौन फिट होगा, कि चपटा चपटा ऐसे, मतलब ऐसे रेक्टेंगल ऐसे लाके सर ये लगाओ ये चलाओ, क्या वो ज्यादा सही है। सिलेंड्रिकल लेने का फायदा क्या, क्या त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में ये फिट बैठता है, इट एडजस्ट वेरी गुड, वेरी वेल। सेकंड चीज, लोहे की क्यों लिया, नर्म लोहा क्यों लिया, आगे का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें बताया जाएगा कि ऐसा सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है नर्म लोहे का, जो ये क्रोड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड जो जितना लगाया आपने ना, उसको थोड़ा सा और बढ़ा भी देती है। मतलब आपने लगाया होगा शायद 4 टेस्ला,
और ये उसको शायद कर दे 4.1 4.5 या 5 टेस्ला कर सकती है। ये कौन काम कर सकता है? लोहा। क्या लोहा फेरोमैग्नेटिक है? लोहा, लोहे की कीली चुंबक को देख के चिपकती है ना, तो ये तो अच्छा काम करती है, ये फील्ड को बढ़ाने का काम करती है। लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, आगे पढ़ोगे इसलिए। तो इसमें इस कोर को लेने का दो काम, दो फायदा। कोर हम नर्म लोहे की क्यों लेते हैं और बेलनाकार क्यों लेते हैं? क्या बेलनाकार लेने का रीजन है कि वो नाल चुंबक में, क्या त्रिज्यीय चुंबकीय में अच्छे से सेट हो जाता है, और दूसरा नर्म लोहे का लेने का रीजन क्या है? क्या नर्म लोहे का लेने का रीजन क्या ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ा भी देता है। बढ़ाने की वजह से जो ऊपर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आया होगा ना, उसको बैलेंस करने का काम ये कर देता है अपने मन से कि थोड़ा सा फील्ड बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कुछ फील्ड तो इसकी एनर्जी को, इसको इनर्सिया में खा जाएगा। अरे इनर्सिया होता नहीं होता, रुका रहना चाहता है कि चलना चाहता है? भाई अगर कोई चीज ऐसे रुका है, ऐसे रुका है, तो वो रुका रहना चाहेगा कि चलेगा? रुका रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्सिया। जड़ा तो क्लास 11 में पढ़ते हो, तो पहला ही नियम है। तो वो चलना, कोई चीज आराम से पड़ी है तो वो पड़ी रहनी चाहती है, इनर्सिया। और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला? याद करो। इसको कैसे मेजर किया जाता है? इसको फाई से ही, फाई और आई, फाई और ये थीटा और आई, किस क्या क्या चीज? थीटा और, जहां पर थीटा क्या है, जहां पर थीटा क्या है? थीटा 90 बता रहे हैं। मैंने थीटा नाम पूछा है, थीटा क्या कहते हो थीटा को? हाँ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। कितना कितना विक्षेपित हुआ है, कितना घुमाऊ कोण, कितना घूमा। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट इस नाम से रखा गया। तो हमने लिखा के फाई, के स्मॉल है, याद रखना। के का नाम बताओ, के का नाम क्या? टॉर्सनल कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है के का? दूसरा नाम प्रत्यानयन बल आघूर्ण। किसके लिए? प्रति एकांक कोणीय विक्षेप के लिए, है कि नहीं है? प्रति एकांक कोणीय विक्षेप का प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो के का टॉर्सनल कांस्टेंट तो नाम याद रखोगे, लेकिन जो अच्छा नाम है, जो आपको बहुत अच्छा बताता है, वो उसका नाम क्या है? कि रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क लिख दो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ही रहोगे। रीस्टोरिंग टॉर्क, प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसके लिए? क्या प्रति एकांक कोणीय विक्षेप के लिए, है ना? और पर यूनिट फाई। अरे अब उसका पूरा नाम थोड़ी लिखूंगा। के फाई किसके इक्वल आया? क्या एन आई ए बी आया? आया कि नहीं आया? एन आई ए, यहां से फाई क्वेश्चन क्या हो गया? एन आई एन ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन इंटू आई। समझ आया? क्या ये डिब्बा वाला बदलेगा कभी? देख के बताओ, सब देख के बोलो, सब। एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, एन बदलेगा? जो कॉइल ले लिया उसका एरिया, बी के, ये तो कांस्टेंट हुआ। ये क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसको रिप्लेस किया गया फाई इक्वल टू कैपिटल के आई से। किस चीज से? कैपिटल के आई से, जहां कैपिटल के क्या है? एन ए बी अपॉन क्या? स्मॉल के। इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या चीज? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अच्छा, यहां से क्या मुझे समझ में आ रहा है? क्या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तभी तो के आई आया। और के की वैल्यू क्या? एन ए बी अपॉन स्मॉल के आया। आया कि नहीं आया? इसे कौन सा कांस्टेंट कहा गया? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं इसको। एक और नाम से रखा जाता है इसका, इफिशियंसी, लेकिन इफिशियंसी वर्ड नहीं कहा जाता है इसको। इसको कहा जाता है माउंट ऑफ इफेक्ट, दक्षतांक कहते हैं। क्या नाम चीज है इसको? दक्षतांक। इफिशियंसी बोल सकते हो, माउंट ऑफ इफेक्ट बोल सकते हैं, ये सब छोड़ो। आप याद रखिए, इसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर का नियतांक, दक्षतांक। कितनी दक्षता है इसके पास, कितनी दक्षता है। क्या ये कांस्टेंट रहेगा जिंदगी भर के लिए? कोई गैल्वेनोमीटर तुमको दे दिया गया, थोप दिया गया, तो क्या उसके लिए ये कांस्टेंट रहेगा? इसका मतलब है अगर मुझे उसमें, अगर मैं बात करूं फाई के बारे में कि कितना घूमेगा, तो क्या जितनी करंट उसमें गई होगी, जितनी करंट उसमें गई होगी, क्या उसका इतने से मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हमें फाई पता चल जाएगा? सीधी सी बात है। इसीलिए इसे दक्षतांक कहा जाता है कि कितनी दक्षता होल्ड करता है, कितनी दक्षता, कितनी इफिशियंसी होल्ड करता है, ये लिए इसे दक्षतांक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसे गैल्वेनोमीटर का नियतांक कहा जाता है। समझ आया? फार्मूला कौन सा मेन है? सबसे मेन सर यही वाला है, इसके अलावा बाकी सब दुनिया का फार्मूला कुछ नहीं है। सबसे मेन वही है। याद हो जाएगा? क्यों याद तो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के बारे में इतनी बातें आपको याद होनी भी चाहिए।
अब मुझे बताओ, क्या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है कि नहीं है? अब इसमें पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर आपका कितना अच्छा कितना खराब। अच्छा कब कहोगे उसे? अच्छा गैल्वेनोमीटर कब? सोच के बताना। अच्छा गैल्वेनोमीटर की अच्छाई, जैसे सेंसिटिविटी कहा जाता है, कितना सेंसिटिव है कि नहीं है? जैसे मान लो कि किसी चीज को टच किया और वो तुरंत छुई मुई, जो पेड़ है टच करते ही क्या वो मुरझाने लगती है? आप कहते हैं सेंसिटिव है। ऐसे में कि अगर इसमें करंट भेजा तो ये कितना घूमा, क्या अकॉर्डिंग टू घूमा, क्या अकॉर्डिंग टू एंगल, क्या हम बताएंगे इसकी सेंसिटिविटी? अकॉर्डिंग टू एंगल, कि अगर मैंने आई इसमें भेजी तो कितना घूमा, उसी को इसका क्या कहा गया? सेंसिटिविटी। अगर इसको मैंने V वोल्ट से जोड़ा तो कितना घूमा, उसी को कहा गया सेंसिटिविटी, जिसे कहते हैं धारा मापी की सुग्राहिता। बार बार आपको दिक्कत देती है ये क्वेश्चन, आपको बार बार आपकी टांग खींचने आ जाएगा कि धारा मापी की सुग्राहिता के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी क्या चीज है? सेंसिटिविटी सुग्राहिता, कि कितनी अच्छी रीडिंग देता है, कितना अच्छा पाठ्यांक देता है, उसे क्या कहा गया है? सेंसिटिविटी। क्या नाम दिया गया उसको? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कहा गया, जिसे आप कहते हो धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। और उस सुग्राहिता किसके बेसिस पर मेजर करा जाता है? किसके बेसिस पर? क्या एंगल के बेस पर, कि कितना कोण। क्या मैंने आई लगाया तो कितना घूम गया, मैंने भी लगाया तो, मतलब भी लगाने से ही आई फिलहाल चलता है, मैं बात करूंगा ज्यादातर आई के बारे में। बट आई, वो आई कब, क्या भी ही तो लगाया, तो कितनी सेंसिटिविटी हो सकती है? एक या दो? एक या दो? एक या दो? क्या भी लगाने पर ही आई आती है? तो एक बार मैं ऐसे बात कर सकता हूं कि एक ही चीज है लेकिन दो तरीके से, कि फाई मिला मुझे आई चलने पर, फाई मिला मुझे, और मुझे फाई मिला भी लगाने पर, तो दो हो गया। कितनी सेंसिटिविटी हो गई? दो। तो सेंसिटिविटी किसके बेसिस पर बताई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फाई, ऑन द बेसिस ऑफ फाई। और किसको किसको लगाने पर? क्या करंट को लगाने पर? किसको किसको? क्या धारा को लगाने पर? धारा के बात, धारा के बेसिस पर बात करो। और दूसरा किसके लिए बात कर लो? क्या कितना वोल्टेज लगाया है आपने, कितना वोल्टेज, कितना आपने करंट चलाई, कितना धारा चलाई, और कितना विभव लगा रखा है बैटरी, उसके बेसिस पर आपकी सेंसिटिविटी दो तरीके की हो गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ध्यान से देखो, एक अमीटर जिसे कहेंगे करंट सेंसिटिविटी, एक अमीटर है, अमीटर का गैल्वेनोमीटर धारा मापी, अमीटर अभी नाम नहीं आएगा, अभी नाम केवल इसका क्या है? धारा मापी। गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर ही नाम बोलेंगे। जो गैल्वेनोमीटर है मेरा, मैंने कहा 1 एम्पियर करंट चलाई, कितनी एम्पियर चली? 1 एम्पियर चलाने पर वो घूमा 10 डिग्री। कितना डिग्री? ऐसे से ऐसे हो गया 10 डिग्री। ये दिमाग में सेट कर लेना, ये इलस्ट्रेशन दिमाग में सेट होना चाहिए। 1 एम्पियर चलाने पे घूमा। दूसरा मेरे पास गैल्वेनोमीटर है जो 1 एम्पियर चलाने पर घूमा 0.1 डिग्री। कौन अच्छा है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? सोच के बताना कौन अच्छा है। एक है जो 1 एम्पियर पे कितना घुमा? 10 डिग्री। और एक है जो 1 एम्पियर पे केवल घुमा 0.1 डिग्री, 0.00001 डिग्री। कौन ज्यादा अच्छा है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? पहला कि दूसरा? क्या किस लिए लाए हो इसको? इसको किस लिए लाए हो? क्या करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए? और किसके बेसिस पर बताओगे जिंदगी भर? क्या बेसिस ऑफ थीटा, बेसिस ऑफ फाई, क्या एंगल के बेसिस पर बताओगे? तो 1 एम्पियर आई और वो 10 डिग्री घुमा, क्या वो आंखों से दिखाई भी दिया? और क्या उसको मेजर कर भी सकते हैं? और एक आया, 1 एम्पियर आया और वो ऐसे, बस इतना, पता ही नहीं चला तुम्हें, मतलब वो घुमा दिखाई नहीं अपनी जगह से, शायद हिला थोड़ा सा। कौन अच्छा है, पहला दूसरा? अच्छा गैल्वेनोमीटर कब? जो कम करंट पे ज्यादा घूमे या ज्यादा करंट पे ज्यादा घूमे? क्या कम ही करंट, क्योंकि मुझे इसको, क्या ये छोटा सा बच्चा है अभी, क्या इसको ज्यादा करंट चाहिए कम करंट चाहिए? ये ज्यादा करंट मापता है कि कम करंट मापता है? तो अगर कम करंट, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर करंट भेज रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे भाई ये 10 डिग्री 20 डिग्री घूमे, तब भी तो अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। अगर वो 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर मेजर कराओगे या फिर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर मेजर कराओगे तो घूमेगा ही नहीं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो अच्छा धारा मापी या खराब धारा मापी? या खराब गैल्वेनोमीटर जो 1 एम्पियर पे 1 डिग्री घूमे और 1 एम्पियर पे 10 डिग्री घूमे, बताओ कौन सा अच्छा है? 1 एम्पियर पे 10 डिग्री घूमे। तो एक अच्छा गैल्वेनोमीटर कब? अच्छा गैल्वेनोमीटर बताओ सब लोग, उसे कहा गया करंट सेंसिटिविटी। एक अच्छा गैल्वेनोमीटर कब कहा जाएगा, बताओ सब लोग?
अच्छा गैल्वेनोमीटर, अच्छा गैल्वेनोमीटर कब? जो जो क्या कम करंट पे, जो कम करंट पे क्या ज्यादा घूमे, कम करंट पे ज्यादा घूमे, थोड़ी सी करंट दिया घूम गया 10 डिग्री, अच्छा लगा क्योंकि मेजर कर सकते हैं, आंखों से दिखाई दिया। अच्छा धारामापी किसे कहा जाएगा? जो जी फॉर गैल्वेनोमीटर। अच्छा गैल्वेनोमीटर वो होता है जो कम करंट पे ज्यादा घूमे, इसी को कहा जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सुग्राहिता। कितना सेंसिटिव है, इतनी करंट आई, कितना सेंसिटिव है, कितना घूम पाएगा। समझ में आ रही सुग्राहिता चीज? सुग्राहिता मतलब संवेदनशीलता, करंट के प्रति कितना संवेदनशील है। करंट आई 1 एम्पियर 10 डिग्री घुमा, करंट आई 0.1 1 डिग्री घुमा, तो घूमने की ताकत है उसके पास, है कि नहीं है? और कोई सेंसिटिव भी नहीं है, आ रही है करंट, क्यों घूमे, सेंसिटिव है, आओ घूमना है उसको। अगर वो खराब होगा सोचो तो घूमेगा? तो अच्छा कब का माना जाएगा? कम करंट पे ज्यादा घूमे या ज्यादा करंट पे ज्यादा घूमे? कम करंट पे, इसलिए कहा गया करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम पड़ा उसका? करंट सेंसिटिविटी। क्या फाई इंटू आई रखें या फाई अपॉन आई रखें? क्या रखा जाए, फाई इंटू आई या फाई अपॉन आई? सब लोग बताएं, फाई इंटू आई की फाई अपॉन आई? फाई इंटू आई की फाई अपॉन आई। क्या कम करंट पे ज्यादा घूमेगा तो ये इसको कम नहीं कर देगा? सेंसिटिविटी ऐसे बताओगे, क्या ज्यादा घूमे और अपॉन में डिनोमिनेटर भी कम, क्या ओवरऑल और ज्यादा, तब सेंसिटिविटी बताया जाएगा फाई इंटू आई की फाई अपॉन आई। एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। प्रति एकांक धारा के लिए कितना कोणीय विक्षेप हो रहा है, कितना घूम जाती है, उसे क्या कहा जाता है? धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी। सोचो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बता सकते हो क्या? क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा फाई लगाया कितना भी? क्या डिफाइन हो गया? एक समझ में आया तो दूसरा अपने आप समझ में आता है। क्या फाई अपॉन आई, क्या चीज, फार्मूला क्या है? फाई आई की फाई अपॉन आई? फाई अपॉन आई। मैंने 1 एम्पियर चलाने पर कितना एंगल मिला? बार बार मैं तो 1 एम्पियर की बात कर रहा था, बार बार 1 एम्पियर की बात कर रहा था ना, और कम चलाने पर मुझे ज्यादा एंगुलर डेविएशन मिला, इसलिए हमारा वो कहा जाएगा करंट सेंसिटिव, और वही कहा जाएगा एक अच्छा गैल्वेनोमीटर। अच्छा धारामापी वो होता है जो कम करंट पे ज्यादा घूमे, कम घूमे। कम करंट पर क्या यूनिट आएगी इसकी? रेडियन पर एम्पियर, रेडियन पर, और इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर, रेडियन पर, तो इसकी रेडियन पर एम्पियर, इसकी रेडियन पर वोल्ट। इसका फार्मूला बनाया जा सकता है क्या यहां से? इसका फार्मूला यहां से बना सकते हो क्या? अरे जल्दी देखो, क्या हमें फार्मूला लाना है फाई अपॉन आई, तो क्या आई से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या ये आई आई चला गया, और यहां क्या आया? फाई अपॉन। तो करंट सेंसिटिविटी का केवल फार्मूला बना क्या? एन ए बी अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला बना एन ए बी अपॉन के। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या ज्यादा ऐठन नियतांक वाला लाएं या कम ऐठन नियतांक वाला? टॉर्सनल कांस्टेंट जिसका ज्यादा हो कि कम हो? भाई जिसकी ऐठन ज्यादा होगी, जिसका ऐठन नियतांक मेरा बहुत ज्यादा है, घुमा नहीं सकते, तो वो लाना फायदे के नहीं, नुकसान कर जाएगा इसको। क्या के जो मैंने तार ली है, क्या उसका जो क्या है टॉर्सनल कांस्टेंट, क्या कम से कम होना चाहिए? कम से, और उसके जो मैंने कॉइल ले रखी है, जो मैंने कॉइल ले रखी है, उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लें कि कम ले? नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। क्या ज्यादा लेंगे तो अपने आप ये वैल्यू बड़ी नहीं होगी? अरे 1 है तो 1 होगा, 10 रखोगे तो तुरंत 10 बढ़ जाएगा यार। दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि हाँ ये साफ साफ मुझे दिख रहा है। एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द कॉइल अगर बड़ा करेंगे, छोटी कॉइल रखा था बड़ी कॉइल कर दिया, सेंसिटिविटी बढ़ी कि घटी? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया, सेंसिटिविटी और बढ़ी, फायदा हुआ नुकसान? तो हम इसको करंट सेंसिटिविटी को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटीज? कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाने के लिए क्या एन को ज्यादा करना होगा? क्या एरिया को भी ज्यादा कर दें? क्या बी को भी ज्यादा कर दें और के को कम रखा जाए तो क्या करंट सेंसिटिविटी अच्छी पाई जा सकती है? क्या सुग्राहिता और अच्छे से बढ़ाई जा सकती है? सेंसिटिविटी बढ़ाने का केवल एक ही मंत्र है, वो मंत्र क्या है? सेंसिटिविटी बढ़ाने का जो मंत्र है वो क्या है? मंत्र ये है कि आप NAB को बढ़ा लो। किस चीज को बढ़ा लो? NAB को, या फिर दूसरा के को घटा लो, है कि नहीं है? सब कर लो और सेंसिटिव हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी नुकसान देती है या फायदा करती है? सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर को फायदा ही करेगी, तभी तो अच्छी रीडिंग पाओगे, तभी तो अच्छी वैल्यू पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आपको याद होना चाहिए सेंसिटिविटी के। अगला टॉपिक है वोल्टेज सेंसिटिविटी।
आगे क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करा गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करा गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू फाई अपॉन वी, फाई अपॉन वी। और अगर हम इसको देखें तो फाई तो मेरे पास क्या है, देखो फाई कितना है, एन ए बी अपॉन के इंटू आई, क्या फाई इतना ही है, एन ए बी अपॉन के इंटू आई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने लिखा एन ए बी अपॉन के इंटू आई, और क्या यहां साथ में वी भी नजर आ रहा है, फार्मूला अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लिख दिया उस पर। एन ए बी फाई की वैल्यू मैंने सीधे सीधे लिखी है एन ए बी अपॉन के, और साथ में क्या आई भी है, और अपॉन में भी था तो मैंने अपॉन में भी रखा है। तो ये हो गया आपका कौन सी सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। बट ये तो पुराना जैसा ही कुछ मिल रहा है, देखो क्या पुराना जैसा ही कुछ दिख रहा है, दिख रहा है क्या पुराना जैसा, अरे यार ये देखो तो पुराना जैसा ही तो पूरा फार्मूला है। व्हाट इज एन ए बी अपॉन के, व्हाट इज एन ए बी अपॉन के, क्या सी एस एन ए बी अपॉन के इज, अच्छा क्या व्हाट इज आई अपॉन भी, व्हाट इज आई अपॉन भी, क्या वन अपॉन आर की आर, वन अपॉन व्हाट इज आर, क्या आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इधर देख लो बेटा, वो कहीं भागा नहीं जा रहा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एन ए बी अपॉन के, यहां पर मैंने लिखा इसको वी एस इक्वल टू, सोच बताना क्या सी एस अपॉन आई अपॉन वी इक्वल टू आर नहीं होता, क्या वन अपॉन आर होता है। तो हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बाकी ये फार्मूला याद रखो, तुमको जिंदगी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, वो नहीं। वोल्टेज सेंसिटिविटी बहुत रेयर केस में आपसे सवाल पूछेगा, जो हमेशा पूछता है वो क्या पूछता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, हाउ कैन यू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का भी बहुत सारा तरीका है हमारे पास। इस तरीके से ये हो गया आपका सेंसिटिविटी को लेकर के गैल्वेनोमीटर। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बचा है कि हम इसको कैसे बदलते हैं, किसमें किसमें बदल सकते हो। एक तो इससे मैं मीटर बना लूंगा और दूसरा मैं इससे बना लूंगा वोल्ट मीटर, दो चीजें, धारा मापी और विभव मापी, ठीक है। बाकी नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा।